बॉबी मिश्रा और आप देख रहे हैं एपी टीवी भारत। 2024 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन भी बनना तैयार हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और सीधे तौर पर बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। और एक बार फिर से लोकतंत्र की जननी बिहार में ऐसा ही एक बड़ा बैठक होने जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। उस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, उस बैठक में क्या कुछ होगा, हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट और मीडिया पैनलिस्ट चरण सिंह राजपूत हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में आपका। जिस तरीके से बीजेपी से अलग होकर के नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और कहा कि विपक्ष को एकजुट होना चाहिए क्योंकि देश और लोकतंत्र खतरे में है। वो भी यदि नीतीश कुमार की बात की जाए तो नीतीश कुमार जो है निश्चित रूप से समाजवादियों में बड़ा चेहरा थे, लेकिन वो मौका उन्होंने खो दिया है। मौका कब खोया? जब राजद के साथ में मिलकर नीतीश कुमार ने सरकार बनाई और आपस में विवाद पैदा हुआ और वो फिर से भारतीय जनता पार्टी की गोद में जा बैठे। इन्हीं नीतीश कुमार ने आपको मैं बताऊं, समाजवाद के प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किसी समय में गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था और आज भारतीय जनता पार्टी उसी नारे का हवाला देती है। नीतीश कुमार ने उसी गैर कांग्रेसवाद के नारे की तर्ज पर गैर संघवाद का नारा दिया था और गैर संघवाद का नारा देने वाले नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की गोद में जा बैठे। और इन्हीं नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा था कि कोई नहीं है टक्कर में। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हवाला देते हुए कहता है कि कोई नहीं टक्कर में, वही व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में विपक्ष की लामबंदी कर रहा है। और लामबंदी में कौन लोग हैं? शरद पवार। वही शरद पवार जो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिमा मंडन करना लगते हैं। वही शरद पवार जब विपक्ष ने जेपीसी की मांग की, अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंधों को लेकर, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर, उन्हीं शरद पवार ने जेपीसी की मांग पर उंगली उठाई कि कोई जरूरत नहीं है। और जिन शरद पवार से गौतम अडानी मिलने गए व्यक्ति के रूप से, इतना बड़ा मुद्दा देश में गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और विपक्ष लगातार दबाव बना रहा था। प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे बैठे उस मामले में। शरद पवार ने वो जो एक माहौल बना था विपक्ष की मजबूती का, उस माहौल को कमजोर किया, वो शरद पवार। दूसरे कौन है? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे जिनसे उनकी खुद ही शिवसेना छीन चुकी है। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा आंदोलन अखिलेश यादव नहीं कर पाए हैं। विपक्ष के नेता है, मुख्य पार्टी है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी। और कौन जा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की पूरी पार्टी को आज की तारीख में आपने देखा हो, जो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों जेल में हैं और खुद अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने तलब किया पिछले दिनों। और अभी हम लोग कल परसों चर्चा ही कर रहे थे, राघव चड्ढा और संजय सिंह का नाम भी उस मामले में आ रहा है। तो ये लोग कौन लोग हैं? और विपक्ष में आप उठा, यदि आप निश्चित रूप से मैं आज के माहौल में राहुल गांधी की संघर्ष की सराहना करना चाहूंगा, लेकिन जितने भी क्षेत्रीय दल हैं आप देख लीजिए, चाहे अखिलेश यादव हो, शरद पवार हो, आपके उद्धव ठाकरे हो, आपके जयंत चौधरी हो, स्टालिन हो, और उसमें यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की, उनसे भी मिलेंगे। तो लामबंदी विपक्ष करता है और करने भी चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार ने जो एक समय चेहरा नीतीश कुमार का बड़ा था, वो मौका खो दिया है। मुझे नहीं लगता है ये जो लामबंदी नीतीश कुमार कर रहे हैं, इसके कोई बहुत बढ़िया परिणाम आएंगे। अगर बात करें जो बैठकें होनी है बिहार में, इससे पहले भी आपने तस्वीरें देखी और आपने बताया भी कि क्षेत्रीय दलों से मुलाकात और बात हो रही है लोकसभा चुनाव की। ऐसे में क्या ये महत्वपूर्ण होगा कि जो सभी क्षेत्रीय दल है एकजुट हो जाए, क्योंकि क्षेत्रीय दलों की टकराहट कहीं ना कहीं कांग्रेस से भी होती है और भारतीय जनता पार्टी से भी होती है। तो एंटी कांग्रेस जो क्षेत्रीय दल है, यदि हम अखिलेश यादव की बात करें, उन्होंने गठबंधन किया था कांग्रेस के साथ। इसके अलावा हम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो इन लोगों की सियासत कांग्रेस के अगेंस्ट भी चली है। तो कांग्रेस को भी और विपक्षी दलों को भी, दोनों को एक साथ ला पाना कितना कठिन है? देखिए, वो भी बताऊं, निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल रहे हो, चंद्रशेखर राव हो, अखिलेश यादव रहे हो, तेजस्वी यादव रहे हो या नीतीश कुमार भी रहे हो, ये जो प्रकरण राहुल गांधी की सदस्यता जाने के पहले की आप बात करें तो एक तीसरे मोर्चे की कवायद देश में चल रही थी।
और वो कवायद चंद्रशेखर राव ने शुरू की थी। अरविंद केजरीवाल भी उसमें मुख्य भूमिका में थे और पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उसमें मुख्य भूमिका में थी। लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद में जो कांग्रेस ने एक माहौल बनाया था विपक्ष का, उसके बाद में न केवल ममता बनर्जी बल्कि अरविंद केजरीवाल भी जो है एक तरह से विपक्ष की लामबंदी में शामिल हुए। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब भी विपक्ष की लामबंदी की बात आती है तो ये लोग बड़ी महत्वाकांक्षा लिए पहले बैठे हैं। सबसे बड़ा विवाद तो प्रधानमंत्री पद को लेकर इन लोगों में होता है। जिसे आपने देखा उधर कांग्रेस में जो है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के पद के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अब जब ये लामबंदी नीतीश कुमार ने की, पिछले दिनों जदयू के नेता कहने लगे कि प्रधानमंत्री तो नीतीश कुमार बनना चाहिए। समाजवादी पार्टी से भी बातें उठ गई कि अखिलेश यादव बनना चाहिए। आम आदमी पार्टी तो इस समय विपक्षी पार्टी में मुख्य पार्टी मानते हुए अरविंद केजरीवाल को प्रस्तुत कर ही रही है कि यदि नरेंद्र मोदी के सामने यदि कोई आक्रामक है, यदि कोई सामना कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल है। तो ये जो दो, सबसे बड़ी बात ये है कि अधिकतर जो क्षेत्रीय दल है विपक्ष में वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले में लिप्त हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों ने दोनों हाथों से कमाई की है। तो इस समय जो ईडी का और सीबीआई का इनकम टैक्स का हवाला विपक्ष दे रहा है, तो केंद्र सरकार के हाथ में बहुत बड़ा हथियार इस समय ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स है। तो सीबी, इनकम टैक्स और आपके ईडी के माध्यम से केंद्र सरकार इन नेताओं पर लगातार बीच में दबाव बनाती और इन्हीं नेताओं से आप देखिए, यही अखिलेश यादव या मायावती जी देखिए, बसपा किसी समय में मायावती का शासन बहुत अच्छा शासन माना जाता था। तो यदि शासक की बात करें तो मायावती एक बहुत अच्छी शासक मानी जाती है, लेकिन आप चुप हैं। तो ये जो केंद्र सरकार ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का जो इस्तेमाल करते हुए नेताओं को चुप करती, वो भी हथियार है। तो बीच में इन लोगों पर दबाव बनाने के लिए केंद्र सरकार अपना जो हथियार है उसका इस्तेमाल करेगी। मुझे नहीं कहीं से लग रहा है कि इन लोगों की इतने बड़े स्तर पर लामबंदी हो पाएगी। हालांकि सत्यपाल मलिक जो पूर्व गवर्नर है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने ये बात बोली है कि मेरी बात हुई है नेताओं से कि हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए के जो प्रत्याशी होगा, सारे लोग एक प्रत्याशी उतारेंगे। यदि देश में इस तरह की लामबंदी हो जाती है कि एनडीए के प्रत्याशी के सामने विपक्ष एक प्रत्याशी उतारे तो एक मजबूती कही जा सकती है। लेकिन मुझे दूर दूर तक जो है इस तरह की मजबूत लामबंदी की संभावनाएं नहीं दिखाई देती। बावजूद इसके अगर बात करें तो दल तो मिल जाएंगे, लेकिन दिल नहीं मिल पा रहे हैं दलों के, क्योंकि बार बार बयानबाजी भी निकल कर सामने आ रही है। लेकिन फिर से मैं आपको बिहार लेकर चलता हूँ कि बिहार में जो बैठक होनी है, उस बैठक में आप क्या कुछ राजनीतिक मायने तलाश रहे हैं? उस बैठक से क्या कुछ निकल सकता है? क्या कोई नाम उससे निकल कर सामने आएगा या फिर एक शुरुआत होगी कि किस तरीके से? देखिए, वो भी जो होता है, बिहार की जो धरती है वो राजनीति की जननी मानी जाती है। आप देखिए चाणक्य की और जितने भी बड़े आंदोलन हुए हैं, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई रही हो, आपके जेपी आंदोलन रहा हो, वो अधिकतर जो है बिहार से शुरू हुए, विशेष रूप से गांधी मैदान से। और जो समाजवादियों की लामबंदी थी, कांग्रेस के से अलग हटके जो समाजवादियों ने अपने सोशलिस्ट पार्टी अलग गठन किया था, तो पहली मीटिंग 1934 में पटना में हुई थी। तो ये माना जाता है कि जब कोई लामबंदी होती है विपक्ष की और जो मजबूत नेताओं का एक आधार बनता है, तो पटना में बड़ी मीटिंग होती है। तो ये जो पटना में मीटिंग रखी गई है, मुझे जो जानकारी मिली है, जब नीतीश कुमार अभी कोलकाता गए थे तो ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, उन्होंने ये प्रस्ताव दिया है। तो बिहार में मीटिंग रखने का मतलब ये है कि बिहार में बड़े समाजवादी हुए हैं। जैसे आप बात कीजिए लोकनायक जयप्रकाश जी की। लोकनायक जयप्रकाश जी जब जेपी क्रांति हुई, एक छात्रों का एक आंदोलन था, वो उनके पास गए थे, वो खड़े हुए, एक बड़ा आंदोलन देश में खड़ा हुआ और वही उसी आंदोलन से एक बदलाव हुआ। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। तो ये माना जाता है कि विशेष रूप से समाजवादियों में कि पटना में यदि मीटिंग होगी तो एक बड़ा संदेश देश में विपक्षी दलों में जाएगा। और विपक्षी दलों में इसमें आज की तारीख में जितने, चाहे नीतीश कुमार हो, अखिलेश यादव हो, शरद पवार हो, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, नवीन पटनायक हो, ये अधिकतर जो है समाजवादी विचारधारा से ही संबंध रखते हैं। तो निश्चित तौर पर बात यदि मुद्दों की अब करें तो समाजवादी विचारधारा वर्सेस कौन सी विचारधारा इसमें आएगी, या फिर जो हिंदू मुसलमान हर चुनाव में देखने को मिल रहा है। इस बार भी आप तस्वीरें देखेंगे कि इफ्तार पार्टी के आयोजन लगातार होते रहे वहीं, और एक तस्वीर भी ये भी निकल कर आई थी कि नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी के पीछे लाल किला का बैकग्राउंड दिया गया था। देखिए, निश्चित रूप से देश में एक हिंदू मुस्लिम का जो माहौल बना के राजनीति हो रही है, ये बड़ी घातक है।
और जहाँ तक समाजवादियों की बात है, मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से कि समाजवादी कहीं न कहीं भटके हैं। आप वो दौर याद कीजिए जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे, उस समय सबसे अधिक विरोध करने वाले जो समाजवाद के प्रणेता डॉक्टर राममनोहर लोहिया थे। और डॉक्टर राममनोहर लोहिया की बहस बड़ी चर्चित है, मैं बताऊँ आपसे, 3 आना बनाम 15 आना। उन्होंने प्रधानमंत्री जो है जो पंडित नेहरू थे उनकी फिजूल खर्ची पर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि देश के जो है लोगों को उस समय 36 करोड़ जो जनसंख्या बताई जाती है, उन्हें 3 आना चाहिए और प्रधानमंत्री के अपने खर्च करने के लिए 15 आना चाहिए। मतलब बड़ी उस समय विरोध डॉक्टर राममनोहर लोहिया का उस समय बताया गया था। और उस समय डॉक्टर राममनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, लोकनायक जयप्रकाश जी, कर्पूरी ठाकुर, अतुल्य भी बाद में है। उसमें एक बड़ी जो है समाजवादियों की जो एक उस समय एक कहा जा सकता है कि मेजोरिटी थी और बड़ी उसे राम मंदिर भी आप बोल सकते हैं। लेकिन वो समाजवादी को कभी सत्ता के पीछे नहीं भागे। और ये बाद में जो 1977 के बाद में समाजवादी सत्ता के पीछे भागे, गैर कांग्रेसवाद के नारे पे जो समाजवादी मजबूत हुए, उन्हीं समाजवादियों ने सत्ता के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाया। चाहे आप देख लीजिए मुलायम सिंह यादव रहे हो, लालू प्रसाद यादव रहे हो, या ये नीतीश कुमार रहे हो, रामविलास पासवान रहे हो, शरद यादव रहे हो, ये लोग किसी न किसी रूप में सत्ता के लिए कांग्रेस से सटे। वही वजह है आज आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का मजाक बनाते हैं। तो ये नीतीश कुमार जो लोकनायक जयप्रकाश जी का अपने को शिष्य बताते हैं, इन लोगों की कहीं ना कहीं खामियां रही है जो आज समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का देश में मजाक बनता है। तो साफ तौर से हमारे साथ बातचीत करने के लिए चरण सिंह राजपूत थे, जाने माने पत्रकार हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किस मुद्दों पर बैठक होती है। देखना यह भी दिलचस्प रहेगा कि इस बैठक में कौन कौन से चेहरे पहुंचते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल